नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, 2.25 साल बाद होगी दिशा की बैठक। 5 नवंबर को होनी है दिशा की बैठक। सांसद राहुल गांधी बैठक में होंगे शामिल। वहीं रायबरेली में दिशा के सभापति हैं राहुल गांधी। आपको बता दें, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा को लेकर यह बैठक होगी। अमेठी सांसद केएल शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पिछली दिशा की जो बैठक थी वो 28 अगस्त 2022 को हुई थी। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बचत भवन में होगी ये बैठक। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि रायबरेली में दिशा की बैठक होने वाली है। केंद्रीय योजनाओं से संबंधित ये बैठक होगी, जिसमें राहुल गांधी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें 5 नवंबर को ये बैठक होने वाली है, जिसमें सांसद राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 1.5 साल बाद ये बैठक हो रही है। लास्ट बैठक जो थी वो 2022 में हुई थी। उस वक्त स्मृति ईरानी इस बैठक में शामिल हुई थी। वहीं इस बार राहुल गांधी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बैठक के सभापति भी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेठी सांसद केएल शर्मा जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पिछली जो दिशा की बैठक थी वो 28 अगस्त 2022 को हुई थी। कलेक्ट्रेट परिसर में ये बैठक होनी है। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 5 नवंबर को दिशा की बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि दिशा की जो बैठक होती है वो हर महीने में तीसरे महीने पर यह बैठक होती है, जो केंद्रीय योजनाओं से संबंधित होती है। इसके लिए सभापति मौजूद होते हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, जो विधायक होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो ये बैठक जो है वो 3 महीने पर की जाती है। साल में हर 3 महीने पर ये बैठक की जाती है, लेकिन पिछले 1.5 सालों से ये बैठक नहीं हुई है। लास्ट जो बैठक थी वो 2022 में हुई थी। स्मृति ईरानी की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। उस समय अमेठी से सांसद थी स्मृति ईरानी, जिसके बाद से अब ये अगली बैठक जो है वो 5 नवंबर को होने वाली है। इस बैठक को लेकर राहुल गांधी ने अपनी सहमति दे दी है। इस बैठक में राहुल गांधी को सभापति बनाया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली जो है वो राहुल गांधी की संसदीय क्षेत्र है, जहां इस बैठक में राहुल गांधी शामिल होंगे। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। 5 नवंबर को ये बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय योजनाओं से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उन्हें रखा जाता है। जिला में किस तरह से विकास किया जाए, अगर इसके बारे में बात की जाए तो जिला की स्थिति और उसमें जो योजनाएं होती हैं, जो विकास होता है, उससे संबंधित इसमें बातचीत की जाती है। इस बैठक में बातचीत की जाती है। आपको बता दें तो ये दिशा की जो बैठक है वो 5 नवंबर को होनी है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू, ये जो बैठक है कितना अहम माना जा रहा है? राहुल गांधी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, आपको बता दूं कि नेता विपक्ष और जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और ये लंबे अरसे के बाद दिशा की बैठक होने जा रही है, इसको लेकर काफी अहम ये बैठक मानी जाएगी, क्योंकि रायबरेली हमेशा से ही वीवीआईपी एरिया रहा है और यहाँ का जो सांसद रहा है वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा है। इसलिए रायबरेली की जो भूमिका मानी जाती है वो अहम मानी जाती है। आपको बता दें कि काफी लंबे अरसे से यहाँ दिशा की बैठक नहीं हुई थी और दिशा की बैठक ना होने के नाते बिल्कुल। राजू, ये बताइए कि आखिर ये बैठक इतनी दिनों बाद क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि इससे पहले सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हुआ करती थी और सोनिया गांधी की स्वास्थ्य लगातार खराब रहा करता था, इसलिए ये बैठक नहीं हो पाई थी। हालांकि सभा जो है, जब उनकी तबीयत खराब रहती थी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी थी और अमेठी की सांसद थी, उनको सभापति बनाया गया था, जिसके बाद बीच में एक बार बैठक कराई गई थी। लेकिन उसके बाद भी 2 साल लगभग बीत रहे हैं और इस दिशा की बैठक नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो जिले का विकास होता है उसका रोड मैप होता है बैठक में, और इस बैठक में काफी अहम इसलिए होता है क्योंकि जितने भी विकास कार्य तय होने होते हैं, सारे विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं, जिला अधिकारी मौजूद रहते हैं
और इस तरह से जो भी कार्य होने होते हैं उनको लेकर एक रोड मैप जिले का बनाया जाता है और इसी के आधार पर जिले का विकास किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। तो आपको बता दें कि जो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं, रायबरेली से सांसद हैं, उनकी मंजूरी मिल गई है कि जिला की दिशा की बैठक में उपस्थित रहेंगे और 5 नवंबर को बैठक तय की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस दिशा की बैठक में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और जिस तरह से स्थानीय लोगों का कयास लगाया जा रहा था कि इस बार दिशा की बैठक होगी और जिले का रोड मैप होगा वो काफी तैयार होगा, क्योंकि एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी का माना जाता है और नेता विपक्ष में कांग्रेस का जो गढ़ है रायबरेली, इस नाते जो रायबरेली के विकास का रोड मैप होगा वो काफी बड़ा होगा और यहाँ जो विकास की रफ्तार होगी वो बढ़ाई जाएगी, ऐसा लोगों का प्रयास लगाया जाता है लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये दिशा की बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि जो जिले की विकास की रफ्तार रुकी हुई है, या कहा जा सकता है कि जो जिस अंदाजे से लोगों का पहले से ये कयास लगाया जा रहा था कि इसके बाद दिशा की बैठक होगी और इसके बाद जो है यहाँ अनेक जो भी रोडें हैं, जो भी सड़कें हैं, जो स्वास्थ्य विभाग की काफी अस्पताल भी लोगों की मांग है वो भी बनाया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। दिशा की बैठक इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल राजू, अमेठी के जो सांसद हैं केएल शर्मा, उनकी भी मौजूदगी के बारे में बातचीत की जा रही, तो क्या लगता है वो भी इस बैठक में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, बता दें कि अमेठी के सांसद केएल शर्मा, क्योंकि केएल शर्मा हमेशा से गांधी परिवार के काफी नजदीक रहे। अगर सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद थी तो जो है दिखते थे, तो कहीं ना कहीं जो केएल शर्मा है वो भली भांति रायबरेली से परिचित है और रायबरेली के लोगों से परिचित है। रायबरेली में किस चीज की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं इस नजरिए से भी केएल शर्मा को शामिल किया गया और वो राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं जो भी ये तैयारियां की जा रही है, क्योंकि रायबरेली में अभी से ही तैयारियां पूरी कर दें, क्योंकि कांग्रेसियों में एक हर्षोल्लास का भी माहौल देखने को मिला है, क्योंकि उनके नेता जो रायबरेली आ रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं जश्न देखने को कांग्रेसियों में मिल रहा है। और वो दीपावली के जस्ट बाद ये राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेसियों से भी बात किया गया। तो कांग्रेसियों के द्वारा भी बताया गया कि राहुल गांधी 5 नवंबर को आ रहे हैं और दिशा की बैठक में शामिल होंगे और उनके साथ में अमेठी के सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और केएल शर्मा की मौजूदगी इसीलिए अहम है क्योंकि वो रायबरेली से भली बात से परिचित है और रायबरेली में किन किन विषय पे बात होनी है, कहाँ कहाँ विकास होना है, इसको लेकर भी केएल शर्मा काफी परिपक्व है और उनको जानकारी, इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ में मौजूद। बिल्कुल राजू, क्योंकि राहुल गांधी को इस बैठक का सभापति बनाया गया है, तो क्या रोल होता है सभापति का? जी देखिए, आपको बता दें कि सभापति जो होता है वो पूरे रोड मैप का कहीं न कहीं है और जो जिलाधिकारी होते हैं, जो विकास को लेकर चर्चाएं होती हैं, क्योंकि हर विभाग के जितने भी अधिकारी होते हैं जिले के, वो मौजूद रहते हैं किन मुद्दों पे कहाँ पे विकास होना है और पूरा स्ट्रक्चर विकास का तैयार किया जाता है, पूरा खाका रखा जाता है जिले का और उन विषयों पर उन विकास को लेकर सारी चर्चाएं होती हैं और जिले में विकास की रफ्तार जो होती है उसको गति देने के लिए दिशा की बैठक की जाती है और उसी का कहीं ना कहीं जो सांसद है उनको सभापति बनाया गया, राहुल गांधी को सभापति बनाया गया। आपको ये भी बता दें कि रायबरेली हमेशा से ही बीपीआई के संसदीय क्षेत्र रहा है। इससे पहले यहाँ पर सोनिया गांधी भी चुनाव लड़े हैं और इसके पहले यहाँ पर जो है काफी कांग्रेस के लोग रहे लोग हैं वो भी चुनाव लड़े, कैप्टन शर्मा भी चुनाव लड़े हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो भी बीबीआईपी एरिया चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो, दोनों में हमेशा अलग हरकत देखने को मिलती है और पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें रायबरेली और अमेठी पर इसीलिए जमी रहती हैं कि कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता है वो रायबरेली और अमेठी कहा जाता है और जो गांधी परिवार का कोई सदस्य होता है वो रायबरेली और अमेठी से ही चुनाव लड़ता है। इसीलिए बिल्कुल राजू, क्योंकि अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी की सभापति में ये बैठक कितना अहम होता है और किस तरह से केंद्रीय योजनाओं के जितने भी विकास कार्य है वो कितना हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में दिशा के सभापति हैं राहुल गांधी और केंद्रीय योजनाओं की बैठक में समीक्षा होती हुई नजर आएगी। जिला के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। इस बैठक में केएल शर्मा जो कि अमेठी के सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। 5 नवंबर को ये बैठक होनी है जस्ट दिवाली के बाद। ऐसे में ये बैठक रायबरेली की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
वही गांव में नागिन का इंतकाम जारी है। नागिन ने एक महिला को फिर डसा है। नागिन के डसने से महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। नागिन ने अब तक 6 लोगों को डसा है, 3 की मौत हो गई है। नागिन के आतंक से गांव में हड़कंप मचा है। वन विभाग नागिन को पकड़ने में नाकाम साबित है। थाना बहादुरगढ़ के गांव सदरपुर का ये पूरा मामला। हापुड़ में नागिन के आतंक से जनता त्रस्त हो चुकी है। 6 लोगों को अभी तक इस नागिन ने अपना शिकार बनाया है, जिसमें 3 की मौत हो गई है। वहीं 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। नागिन के डसने से लोगों के अंदर उसका खौफ बरकरार है। हालांकि वन विभाग अभी तक नागिन को पकड़ने में नाकाम साबित हो गई है। नागिन ने अभी तक 6 लोगों को डसा है, अपना शिकार बनाया है। 3 की दर्दनाक मौत हो गई है। तो नागिन के आतंक से गांव में दहशत का माहौल है। वहां की जनता त्रस्त नजर आ रही है। वन विभाग नागिन को हालांकि पकड़ने की भरपूर कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर हापुड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शक्ति, क्या कुछ है ये पूरा मामला? दहशत में है नागिन के खौफ से लोग। ये पूरा मामला करवा चौथ की रात से शुरू हुआ था। इतवार की रात में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में एक सांप एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों को डसता है। अगले दिन सोमवार में महिला और दोनों मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच जाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम, वन विभाग की टीम लगातार शासन प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और सांप की तलाश में जुटते हैं। लेकिन उसके बाद 3 और लोगों को अभी तक ये सांप डस चुका है, जिसमें कल एक महिला को डसा है। उससे पहले 2 अन्य पुरुषों को भी डसा है। तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 2 का इलाज मेरठ में चल रहा था और कल जिस महिला को डसा है उसका इलाज गढ़ CHC में चला है। हापुड़ सीएमओ सुनील तिवारी से हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि महिला की हालत भी खतरे से बाहर है और 2 अन्य लोगों को डसा है, उनकी भी हालत खतरे से बाहर है। हालांकि सांप का इतना खौफ पूरे जिले में, पूरे गांव में देखा जा रहा है कि गांव में करीब 10 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं इस सांप के खौफ के चलते कि कहीं उनके परिवार पर भी ये सांप हमला न कर दे और उनके परिवार में किसी की मौत न हो जाए। करीब 10 परिवार इस गांव से पलायन कर चुके हैं। लेकिन वन विभाग की टीम है, उन्होंने सपेरे भी बुलाए हैं यहाँ पर, जो वन विभाग की टीम है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि अब तक वन विभाग शक्ति, आपने अभी बताया कि क्योंकि ये करवा चौथ के दिन से ही उसका आतंक देखने को मिला है, तो क्या वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि करवा चौथ के दिन भी हुआ और आज भी किसी महिला को इस नागिन ने डसा है, तो क्या वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई, क्या अभी तक सूचना नहीं पहुंची वहां तक? वन विभाग की टीमें लगातार गाँव में डेरे डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि 6 सदस्यों की 4 टीमें सांप को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि उस घटना के बाद से अब तक 3 सांपों को गांव से पकड़ा भी गया है, लेकिन जो सांप है जिसके हमले से मौतें हुई हैं, लोगों को डसा गया है, वो सांप अभी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। जी प्रज्ञा। बिल्कुल, ऐसे में दहशत में है लोग और ग्रामीणों में नागिन का आतंक अभी भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया शक्ति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो नागिन का इंतकाम जारी है। अभी तक 6 लोगों को नागिन ने अपना शिकार बनाया, 3 लोगों की मौत हो गई है। तो बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से जो दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें केजरीवाल के लिए आवास की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी आप पार्टी। आपको बता दें हाईकोर्ट ने उसके बाद केंद्र को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि 26 को अब इस बारे में सुनवाई होगी। आपको बता दें आपकी दलील थी कि केजरीवाल को आवास जो है वो मिलनी चाहिए, केजरीवाल आवास के हकदार हैं। तो हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है केजरीवाल के आवास को लेकर। इससे पहले हाईकोर्ट पहुंची थी आप पार्टी, उनकी मांग थी कि केजरीवाल को आवास दी जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है और जल्द से जल्द जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जो है वो अब 26 अक्टूबर को होगी, यानी कल इस मामले में सुनवाई की जाएगी। आपकी जो दलील है वो ये है कि केजरीवाल को आवास मिलनी चाहिए, वो आवास के हकदार है। तो आपको बता दें कि आपकी दलील है कि केजरीवाल को आवास मिलनी चाहिए, वो इसके हकदार है। तो आप पार्टी के जो संस्थापक है केजरीवाल, उन्हें आवास मिलनी चाहिए, वो इसके हकदार हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में अपील दी गई थी
जिसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। आपको बता दें कि इस मामले में अब 26 अक्टूबर यानी कल सुनवाई होगी। तो आपकी दलील है कि केजरीवाल जो है वो आवास के हकदार हैं, क्योंकि वो आप पार्टी के संस्थापक हैं और उन्हें आवास मिलनी चाहिए। इसे ही लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि जल्द से जल्द इस मामले में केंद्र सरकार अपनी जवाब दे। और आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जो है वो 26 तारीख को सुनवाई करेगा। 26 अक्टूबर को इसमें सुनवाई होगी, यानी कल इस मामले में सुनवाई की जाएगी। वहीं आप पार्टी की दलील रही थी कि केजरीवाल को आवास मिलना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल आवास के हकदार हैं। तो सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से लगातार अपने आवास को लेकर जो केजरीवाल हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उनका कहना था कि उन्हें आवास जो है आवंटित की जाए। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वही दिवाली के बाद अखिलेश यादव की जनसभाएं होंगी शुरू। उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव की होगी जनसभाएं। यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। सभी 9 सीटों पर जनसभा रोड शो करते हुए नजर आएंगे, हुंकार भरते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। करहल विधानसभा से चुनावी अभियान शुरू करेंगे अखिलेश यादव। जिला और महानगर संगठनों को स्थलों की अनुमति लेने के निर्देश। एक दिन में एक विधानसभा पर कार्यक्रम करने की तैयारी है। सपा के बड़े नेताओं को भी उपचुनाव प्रचार में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत तेज है। वो करहल सीट से इस हुंकार की जनसभाओं की का जो आयोजन है वो किया जाएगा। करहल वो सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। करहल से ही विधायक थे अखिलेश यादव। सांसद बनने के बाद वहां से इस्तीफा दिया है और ऐसे में तेज प्रताप यादव यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो जनसभा की शुरुआत करहल से ही की जाएगी और अखिलेश यादव जिला और महानगर संगठनों को स्थलों की अनुमति लेने के निर्देश भी दिए गए। एक दिन में एक विधानसभा पर कार्यक्रम करने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी लगातार हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर लगातार सियासत तेज है। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। आपको बता दें सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी की सक्रिय सदस्यता अभियान में भी हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें सहकारिता मंत्रालय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही बीजेपी की सक्रिय सदस्यता अभियान में भी हिस्सा लेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। वही दिल्ली में वायु प्रदूषण का बढ़ा लेवल। इंडिया गेट के आसपास AQI 237 पर पहुंचा। CPCB के अनुसार खराब श्रेणी में है वायु प्रदूषण। और ऐसे में लगातार दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत भी तेज है और जनता बेहद त्रस्त नजर आ रही है। लगातार AQI चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गेट के आसपास AQI की बात करें तो 237 पर पहुंच चुका है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। CPCB के अनुसार खराब श्रेणी में है वायु प्रदूषण और ऐसे में दिवाली में पटाखों को भी बैन कर दिया गया है। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में प्रशासन भी सख्त है। तो इंडिया गेट के आसपास AQI 337 तक पहुंच गया है और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली के बाद वो रोहतक जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे तक वो रोहतक में रहेंगे। सीएम नायब सैनी रोहतक में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी लेंगे। इसके साथ ही रोहतक के बाद पानीपत जाएंगे सीएम नायब सिंह सैनी।
तो कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वही खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद सभी 15 वादों को एक साथ सुनने के बाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 15 मामलों को एकीकृत करने के अपने आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर वापसी आवेदन को खारिज कर दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।